तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो बेटा अब मेरे पास जो लास्ट एग्जाम बेटा बचा है वो यूपी बोर्ड केमिस्ट्री वालों का, जो कि 8 मार्च को बेटा होना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये 30 क्वेश्चंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बेटा वीडियो बना रखा है। तो जिन बच्चों को लगता है कि इस वीडियो को देख सकते हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आने वाले जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो 3-4 साल का जो मेरे PYQs हैं उनको लेकर के मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और पेपर में इससे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बेटा बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आजकल जो ट्रेंड चल रहा है बेटा लॉन्ग में आने का, वो बेटा नेम्ड रिएक्शन का चल रहा है। आप कोई भी आंसर उठा के देख लीजिए, कोई भी सेट देख लीजिए, तो लास्ट में बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें बेटा आपसे कुछ नेम्ड रिएक्शंस पूछता है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने उसका नाम दिया नेम्ड रिएक्शन, और इसके अंदर मैं अभी 6 तो मेरे सामने लिखी हुई हैं और अभी कुछ और रिएक्शनें लिखने वाला हूं। ठीक है, तो उन रिएक्शनों को आप जरूर से जरूर देख के जाएंगे। जैसे मेरे पास पहला है बेटा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, या बेटा एल्डोल संघनन क्या होता है। तो अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन बेटा ऐसा होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, मैं ये सीधे लॉन्ग वाले के लिए आ गया हूं, क्योंकि लॉन्ग में आजकल कोई सेट उठा लीजिए आप, उसमें आपका बेटा एक लॉन्ग जरूर आता है जिसमें आपका नेम्ड रिएक्शन जरूर पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है 30 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर कई सारी नेम्ड रिएक्शंस हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसको नंबर 1 क्वेश्चन दे दूं, इसको सेकंड दे दूं, तब तो 15-16 क्वेश्चन तो मेरा ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एल्डोल संघनन में हमारे पास ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा एच होता है, या फिर आप ऐसा कीटोन ले ले जिसमें अल्फा एच होता है। जैसे मैं लेता हूं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिखा एसिटाल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल ये हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे लिख लिया, H लिख लिया, H के बगल में CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, और इसको मैं देता हूं बच्चा डाइल्यूट NaOH। ठीक है, डाइल्यूट NaOH दूंगा ना, तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ना वे आपस में बेटा क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसका जो अल्फा एच है ये O पे चला जाएगा, और इस कार्बन की जब वैलेंसी बेटा यहाँ से खाली होगी तो ये यहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा। फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए CH3 बेटा ऐसे रहेगा, ध्यान से देखते रहेंगे, C पर यहाँ हो जाएगा OH, नीचे ये रहेगा H के बाद ये बेटा हो जाएगा यहाँ CH2, और ये मेरे पास हो जाएगा CHO। तो ये जो घटना है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा मेरे पास होता है जो कैनिजारो रिएक्शन है। तो वो कैनिजारो और एल्डोल में जस्ट डिफरेंस ये है कि जिसके पास अल्फा एच नहीं होता है वो मेरा देता है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में क्या है, मोस्टली अगर हम बात कर लें बेटा फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर लें, या बेटा हम लोग बात कर लें अपने बेंजल्डिहाइड की, तो वो कैनिजारो देता है। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं और बेटा दूसरा मॉलिक्यूल भी फॉर्मेल्डिहाइड का लेते हैं। इसको बेटा यहाँ देते थे डाइल्यूट NaOH, यहाँ देते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड NaOH, और मैं हीट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता ये है कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का बेटा रिडक्शन होगा। तो जब ये फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा HCOONA, फॉर्मिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट, सोडियम फॉर्मेट, और एक का रिडक्शन होगा तो बच्चा बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, जो कैनिजारो रिएक्शन होती है बेटा वो एक प्रकार की इटार्ड रिएक्शन भी, मतलब कैनिजारो रिएक्शन जो होती है वो एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसमें एक मॉलिक्यूल का बेटा ऑक्सीडेशन होता है और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। ठीक है, मेरे पास नेक्स्ट है C नंबर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, टॉलुइन लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बच्चा, टॉलुइन। बेंजीन के ऊपर होता है CH3, ये टॉलुइन हो गया। इसको देते हैं CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड CCl4 सॉल्वेंट, बाद में करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जो CH3 ग्रुप होता है बेटा वो बेटा CHO में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जहाँ पर CH3 होगा वो मेरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये मेरी C नंबर रिएक्शन थी। ये पहला क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन है, इसके अंदर कई सारी मैं नेम्ड रिएक्शन बता रहा हूँ जिनके आने की पॉसिबिलिटी अब की बार बहुत ज़्यादा है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने कार्बिल एमीन रिएक्शन में। अगर आपके पास कोई भी एमीन प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होता है बेटा, RNH2, ये मेरे पास हो गया प्राइमरी एमीन। इसको मैं देता हूँ क्लोरोफॉर्म देता हूँ, थोड़ा बहुत डालता हूँ उसमें KOH। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ NH2 है इस जगह पे बेटा आपका NC बन जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ एल्किल आइसोसाइनाइड, और एक प्रकार का ये बेटा बैड स्मेलिंग कंपाउंड है, इसमें से बड़ी खराब सी स्मेल आती है। ठीक है ना, तो ये बेटा टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन भी होता है। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह से आता है मेरे पास कोल्बे रिएक्शन। जो कोल्बे रिएक्शन है वो फिनॉल के सॉल्ट की होती है, सोडियम फिनॉक्साइड की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये हम लोग लेते हैं बेटा सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ O- होता है, बगल में Na+ होता है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इसको हम लोग देते हैं बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बाद में एसिडिफाइड करते हैं तो इसके आर्थो पोजीशन पे बेटा COH, मतलब यहाँ तो OH हो जाएगा और बगल में यहाँ हो जाता है COOH, दिखाई पड़ रहा, हाँ दिख रहा है। तो ये मेरे पास सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। तो सोडियम फिनॉक्साइड react with carbon dioxide after acidification we get salicylic acid and this reaction is known as Kolbe reaction, ठीक है। इसी तरह की होती है बेटा रीमल टीमन रिएक्शन। रीमल टीमन में क्या होता है बेटा, हम लोग फिनॉल लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं बेटा, फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं बेटा हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और साथ में देते हैं KOH, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ KOH ही खर्च होता है, बिल्कुल कार्बोलिविन की तरीके होती है, बस उसमें आइसोसाइनाइड बनता है और यहाँ पर बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसके आर्थो पोजीशन में बेटा CHO लग जाता है, मतलब यहाँ पर OH तो बेटा ऐसे ही रहेगा और बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा CHO, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास ये आपकी हो गई आपकी रीमल टीमन रिएक्शन है जिसमें हम फिनॉल लेके चलते हैं और ये मेरे पास बनता है सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। ये मेरे पास 6 रिएक्शन थी, 4-5 और बताऊंगा, फिर मेरा पहला क्वेश्चन नेम रिएक्शन का कंप्लीट होगा। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखो बेटा यहाँ पर मेरे पास कुछ और रिएक्शन है जिसमें से पहले का नाम है फिटिक रिएक्शन। देखो भाई मेरे पास यहाँ पर फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी हेलो एरीन ले लूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिया क्लोरोबेंजीन और दूसरा भी मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, सोडियम के साथ लेना होता है, मगर दोनों आपको लेने हैं बेटा हेलो एरीन्स के लेने हैं, मतलब पहला भी एरोमेटिक हो दूसरा भी एरोमेटिक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ लेंगे तो यहाँ बेटा 2NaCl निकल जाता है और दोनों बेंजीन आपस में जुड़ के बेटा बना देती हैं बाईफेनिल। तो ये जो रिएक्शन सामने मैं बता रहा हूँ इसका नाम बेटा होता है फिटिक रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा, फिटिक। अब देखो वुल्ट्ज फिटिक है, तो वुल्ट्ज फिटिक में आपको करना ये है कि आपको एक तो रखना है एरोमेटिक, एक बेटा क्या रखना है एरोमेटिक, तो यहाँ मेरे पास एरोमेटिक हो गया प्लस 2Na और दूसरा मेरे पास आपको लेना है एलिफेटिक, मतलब देखो एक मेरे पास एरोमेटिक हो गया एक मेरे पास एलिफेटिक हो गया। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि ड्राई ईथर लेके चलना है वरना सोडियम की एक्टिविटी बेकार हो जाती है, ठीक है। 2NaCl निकल जाएगा तो यहाँ बच्चा बेंजीन के ऊपर आपका लग जाएगा CH3, तो ये टॉलुइन बन के आ जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, टॉलुइन। इसी तरह से मेरा नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेके चलते हैं, N2Cl होता है और कॉपर के सॉल्ट CuCl या CuBr के साथ हीट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से N2 गैस निकल जाती है और यहाँ जो Cl या Br जो भी लगा है वो बेंजीन पे जाके लग जाता है। फिलहाल अभी Cl लगा हुआ है तो यहाँ पर मेरे पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी। रोजनबर्ग रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिडक्शन, आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एसिड क्लोराइड लेते हैं RC+CL, हाइड्रोजन गैस देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4, ठीक है। तो यहाँ पर ये Cl बेटा हट जाता है और यहाँ का H यहाँ के लग जाएगा तो मेरे पास बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड बन जाएगा। तो RC+H ये मेरे पास एल्डिहाइड बन जाता है प्लस आपका एक निकल जाएगा HCl। तो ये रिएक्शन आपको जरूर पढ़ के जानी चाहिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि ये जो डाई बनती, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेता हूँ, N2Cl ले लिया मैंने और इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा या तो फिनॉल के साथ या बेटा एनिलीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिनॉल ले लिया मगर फिनॉल को मैंने ऐसे लेटा हुआ फिनॉल बना लिया और यहाँ मैंने OH कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास फिनॉल हो गया तो यहाँ से बेटा HCl निकल जाएगा और यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन डाई बन जाती है, ठीक है। तो बेंजीन बेटा ऐसा रहेगा, बेंजीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे रहेगी। उसके बाद ये जो बीच में N2 आ गया है तो N+N हो जाएगा और फिर से मेरे पास बेंजीन हो जाएगा और इस जगह पे बच्चा हो जाएगा OH, ठीक है। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन डाई। तो मेरे पास इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शनें थी भाई, सभी बता दूंगा तो फिर इंपॉर्टेंट का क्या मतलब रह गया, ठीक है ना। तो ये वो रिएक्शनें थी जो अब की बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब मैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलता हूँ, अब इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब देखो मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आपकी IUPAC है। देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC मैं 4-5 तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका केवल मतलब इतना है कि आपको ये IUPAC जरूर पढ़ के जानी है क्योंकि बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में IUPAC कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। तो मैं फिर भी 4 पर लिख के आया हूँ। जैसे हमारे को पहला कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है K4FeCN का होल 6। तो देखो भाई बाहर K लिखा है
तो बाहर कितने एटम्स हैं उनसे कोई मतलब नहीं, बाहर मैं लिखूंगा पोटेशियम, मतलब इसके लिए मेरे पास हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, पहले मैं पोटेशियम लिख दूंगा। अब अंदर मेटल और लीगेंड लगा होता है, पहले लीगेंड का नाम लिखना हो तो 6 लगे हुए, तो ये हो गया हेक्सा हो गया, क्या हो गया हेक्सा। CN वैसे होता तो साइनाइड है, मगर चूंकि आइड है तो आखिरी में आइडो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइनाइडो, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइनाइडो हो जाएगा। अच्छा आयरन के लिए, अगर आयरन निगेटिव वाले ब्रैकेट में है तो आपको आयरन के लिए एक फेरेट बताएगा, तो यहाँ पर आयरन का हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेरेट। और आप इसमें Fe का चार्ज अगर निकालेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो Fe फेरेट सेकंड हो जाएगा, मतलब इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड, ठीक है। अच्छा इसकी बात कर ली जाए तो बेटा पहले तो कोबाल्ट ही आ जाएगा पहले हो गया कोबाल्ट। अच्छा ये एथिलीन डाइमीन है, इसके 2 के लिए हम लोग बिस लगाते हैं और 3 के लिए ट्रेस लगाते हैं, तो यहाँ 3 लगे हैं, तो पहले मैं ट्रेस लिख लूंगा ट्रेस, उसके बाद इसका नाम लिख लूंगा। EN का नाम आपको पता होना चाहिए कि EN का नाम होता है एथिलीन और आगे बोलते हैं डाईएमीन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर कोबाल्ट तो हो ही चुका है, फिर उसके बाद या पहले मैं लिखूंगा ट्रिस एथिलीन डायमीन, फिर लिखूंगा यहाँ पर कोबाल्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का चार्ज बेटा थर्ड निकलेगा, तो कोबाल्ट थर्ड हो गया। और थर्ड के बाद मेरा यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा क्लोराइड, ठीक है। इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर पहले देखो 2 क्लोरो है, क्लोरो में C आता है, एथिलीन डायमीन में E आता है, तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा डाई क्लोरो, उसके बाद 2 के लिए बिस लगाऊंगा, बिस के बाद लिखूंगा यहाँ पर एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, ये मेरा इतना हो गया। इसके बाद सब लीगेंड निपट गया, उसके बाद लिखूंगा कोबाल्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा कोबाल्ट। कोबाल्ट का चार्ज यहाँ पे 2 Cl यहाँ 1 Cl यहाँ, तो कोबाल्ट का चार्ज हो गया थर्ड। और थर्ड के बाद बाहर वाले Cl के लिए बच्चा मैं बताऊंगा क्लोराइड, तो ये मेरे पास इसका नाम हो गया। अब इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर बेटा अमोनिया 6 लगे हैं, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा हेक्सा आ जाएगा, एमीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एमीन, हेक्सा एमीन हो गया। अब मैं लिखूंगा कोबाल्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद चूंकि अमोनिया का चार्ज 0 होता है, Cl का -1, तो कोबाल्ट के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद क्लोराइड। देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल तो यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हाँ जो मतलब कहते हैं मैंने बता दी। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं में से पेपर आने वाला, आपको IUPAC जरूर से जरूर पढ़ के जानी है, आपको IUPAC की प्रैक्टिस जरूर करनी, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पे लगा हुआ है कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC जरूर पढ़ के जाना है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब देखिए थर्ड नंबर पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आजकल है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स विद मैकेनिज्म। मतलब मेरे पास जो आपने हेलो एल्केन्स टॉपिक पढ़ा हुआ है उसके अंदर SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म भाई हर साल छोड़ छोड़ के एक साल में आ रही है, तो इसके अब की आने की संभावना बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बात करते हैं पहले SN1 की। अगर हमारे पास कोई भी एल्किल हैलाइड ऐसा है जो बेटा 3rd डिग्री का है, चूंकि उसने मैकेनिज्म ही पूछा है, उसने स्टीरियो केमिस्ट्री या लाइट घुमाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं पूछा, तो हम लोग भी केवल मैकेनिज्म को ही देखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी एल्किल हैलाइड ऐसा है बच्चा जो 3rd डिग्री का है, फॉर एग्जांपल ये मैं ले रहा हूँ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, आप चाहे तो ब्रोमाइड ले लीजिए, इसको मैं देता हूँ एक्वस NaOH, मतलब जल में घुला हुआ NaOH दूंगा, तो यहाँ Cl हट के बेटा OH लग जाएगा, तो C पे यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ हो जाएगा फाइनली OH। तो ये जो मैकेनिज्म मैं इधर बताऊंगा वो बेटा SN1 की होगी। जो बेटा 3rd डिग्री वाले होते हैं, 3rd डिग्री वाले RX जो होते हैं बेटा वो SN1 के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बेटा सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा और NaOH पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो पहला स्टेप होता है उसमें C पे ये 3 CH3 तो बेटा ऐसे ही लगे रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। जो पहला स्टेप होगा उसमें ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि Cl माइनस निकलने के बाद मेरे पास जो कार्बोकैटायन बनेगा बेटा वो 3rd डिग्री का कार्बोकैटायन है। किस डिग्री का है बच्चा? 3rd डिग्री का। तो काफ़ी स्टेबल होता है। अब ये स्लो स्टेप होता है, तो स्लो स्टेप में बेटा एक ही मॉलिक्यूल आ रहा है, तो यहाँ पर रेट केवल इसी पर डिपेंड करता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा, ये मैं ऐसे लिख लूँगा, ये मैं बोर्ड लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, कंपटीशन लेवल के हिसाब से तो बातें बहुत टफ हो जाती हैं, ठीक है। CH3 प्लस, अब बताइए NaOH आयनाइज हुआ होगा तो इससे आया होगा OH माइनस, इसने यहाँ पे अटैक करके जुड़ गया होगा, ठीक है। तो C पर यहाँ मेरे पास CH3 हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH3, इस जगह मेरे पास हो गया OH। तो बेटा ऊपर रिएक्शन लिखी थी और नीचे मैकेनिज्म। तो ये जो रिएक्शन है वो SN1 की है। इसका जो रेट ला बनता है dx/dt = K, जो रेट होता है वो केवल टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड पर डिपेंड करता है
और बच्चा NaOH पे डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से ये SN1 कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं SN2 की। अगर मेरे पास लोअर डिग्री का ले लो, फॉर एग्जांपल मैंने मेथिल क्लोराइड ले लिया, अगर मैंने यहाँ पर मेथिल क्लोराइड लेकर के इसको NaOH दे दिया तो यहाँ पर भी यही होगा कि बच्चा Cl के बदले OH लग जाएगा, बच्चा Cl के बदले OH मेथिल अल्कोहल बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा। मगर इसकी डिग्री काफ़ी लोअर है तो यहाँ से Cl बटा अपने आप निकल नहीं पाता है, जब OH पीछे से धक्का देता है आकर के तब Cl बटा यहाँ निकलता है। तो इसकी मैकेनिज्म बेटा एक ही स्टेप की है। C पे मैं 3H को ऐसे लिख लेता हूँ और यहाँ पर ये Cl, तो कोई ये Cl अपने आप नहीं निकल पाएगा क्योंकि Cl के निकलने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा वो काफ़ी कम स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा होगा, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। अब ये जो OH माइनस बेटा सोल्यूशन में आया होगा इसने यहाँ पर अटैक करा होगा। क्यों अटैक करा होगा? क्योंकि इस वाले कार्बन पे आपका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर एक बीच में TS बनेगी। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पर होगा ये कि बेटा Cl धीमे धीमे अपना बॉन्ड ब्रेक करके निकल रहा होगा, OH धीमे धीमे बॉन्ड करके जुड़ रहा होगा, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, फाइनली क्या होगा इसके बाद Cl निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो C पर 3 H आ जाएंगे और फाइनली यहाँ पर जो जुड़ा मिलेगा OH और साथ में निकल जाएगा Cl माइनस। तो ये जो रिएक्शन है इसका रेट बेटा इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो इसका रेट ला बनता है dx/dt = K। यहाँ पर रेट मेथिल क्लोराइड पर भी डिपेंड करता है और साथ में न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है, इस वजह से बेटा किस ऑर्डर का हो जाता है, सेकंड। तो ये मैकेनिज्म आपको जरूर से जरूर देख के जानी है, इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बना लीजिए। फिर मैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बेटा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी आजकल लगातार कतार में लगा रहता है कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जिसकी आजकल बेटा यूपी बोर्ड वाला मैकेनिज्म भी काफ़ी पूछ रहा है। ठीक है, क्या होता है, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको लिखता हूँ क्योंकि उसने इसके अलावा कुछ भी सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या है, देखिए यहाँ पर CH3 CH2OH, ये मेरे पास इथाइल एल्कोहल है। डिहाइड्रेशन का मतलब पता होना चाहिए आपको, कहीं से वाटर निकालना है, तो इसको मैं देता हूँ बच्चा कंसनट्रेटेड H2SO4 और उसको हीट कर दूंगा, तो बेटा इस वाले कार्बन से यहाँ से OH निकल जाएगा, अभी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, और बगल वाले से H, तो वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH2 और CH2 के बाद डबल लगाना पड़ेगा CH2, एथिलीन गैस बन जाएगी, प्लस मेरा क्या निकल जाएगा H2O। तो जब भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो बेटा एल्कीन मेरे पास बन के आता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, देखो भाई पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को मैं आयनाइज कर लूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, इसको मैं लिख लूंगा ऐसे H+ और लिख लूंगा और साथ में लिख लूंगा HH4-। ठीक है, ये ऐसे आयनाइज हो जाएगा। तो जो H+ है यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, तो ये अब एल्कोहल पे अटैक करेगा भाई, और तो कुछ है नहीं साथ में, तो एल्कोहल पे अटैक करेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH3 CH2, यहाँ पर हो गया O और H। बेटा O के पास होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब आपको पता होगा इसके पास इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और H+ के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये जहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा, जब ये बॉन्ड बना लेगा तो O और H के बीच बॉन्ड बन जाएगा, मगर कमी जो H पे है वो अब ऑक्सीजन पे आ जाएगी, तो मेरे पास बन जाता है ऑक्सोनियम आयन। तो CH3 CH2O, यहाँ पर H, एक H ऐसे जुड़ गया, एक लोन पे बचेगा, चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ये बन गया मेरे पास ऑक्सोनियम आयन। स्टेप थर्ड में क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन पर प्लस आ गया है, ऑक्सीजन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो अपने ऊपर प्लस बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो अपनी कमी को कहीं ना कहीं से पूरी करेगा। तो ये क्या करेगा, स्टेप थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ प्लस है, ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके वाटर निकाल देगा, और जैसे ही वाटर निकलेगा बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मगर जब ये वाटर निकलेगा तो O की तो कमी पूरी हो जाएगी, मगर कभी कार्बन पे आएगी तो मेरे पास बनेगा कार्बोकैटायन, तो CH3 CH2+, और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो ये वाटर बाहर निकल जाएगा। अब फाइनली क्या करूँगा, मैं ये जो यहाँ पर कार्बोकैटायन इसको स्टेबलाइज करूँगा, कैसे करूँगा, तो ये जो HSO4- टहल रहा होगा, ये देख रहा है ना, ये तो ये यहाँ बगल वाले से बेटा ये यहाँ CH2 और H लिख रहा हूँ, इससे H+ निकाल लेगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के खाली हो जाएंगे ना, तो इससे डबल बन जाएगा, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जब ये अपना H ले चुका होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड वैसा जैसा था वैसे, बस इतना फर्क पड़ेगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास कंसनट्रेट था बेटा वो डाइल्यूट हो चुका होगा। तो ये मेरे पास फोर्थ नंबर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बना लीजिए इसको फटाक से।
अब देखिए 5th नंबर पे ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3rd डिग्री अल्कोहल। इसके लिए हमसे वो सीधे ल्यूकास रिएजेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई 3rd डिग्री अल्कोहल है, उसको देता हूँ बेटा मैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या देता हूँ बच्चा? ल्यूकास रिएजेंट, जो मेरे पास होता है ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑयली लेयर इमीडिएटली आ जाएगी, ठीक है, ऑयली लेयर इमीडिएटली आ जाएगी, ठीक है। अगर ऑयली लेयर इमीडिएटली आ रही है, अगर ऑयली लेयर तुरंत आ रही है तो वो 3rd डिग्री का होगा। अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल पे अगर ल्यूकास डाल देता हूँ तो ऑयली लेयर आती है, ऑयली लेयर आती है, ऑयली लेयर आती है, ये आती है आफ्टर 5 मिनट। आफ्टर क्या आता है? 5 मिनट। और अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, उसमें अगर मैं ल्यूकास डालता हूँ तो नो रिएक्शन देता है, मतलब हीट करूंगा तो रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आजकल बड़ा फेमस है कि आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट है, ZnCl2 प्लस HCl है। 3rd डिग्री अल्कोहल दूंगा तो ऑयली लेयर तुरंत आएगी। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑयली लेयर आएगी 5 मिनट के बाद आएगी। और अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो जिसमें तुरंत ऑयली लेयर आएगी वो 3rd डिग्री का होगा। जिसमें 5 मिनट लगेंगे या 5 से 10 मिनट लगेंगे वो आपका सेकेंडरी, और जिसमें लेयर ही नहीं आएगी बेटा वो होगा प्राइमरी। इसको आप बना लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूँ अपने। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ गया भाई। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग सारे सेट में पूछा गया है। लिखा है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बताना है कि आप एक ऐसा टेस्ट बता दीजिए जिससे आप बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें से मेरे पास पहला जो होता है हम लोग लिखते हैं टॉलेंस रिएजेंट। पहले का नाम क्या है बेटा? टॉलेंस रिएजेंट। तो आपसे टॉलेंस रिएजेंट के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है। इसका हम लोग अपने अगर यूपी बोर्ड लेवल की बात करें तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं सिल्वर का ऑक्साइड। इसी तरह से एक और सोल्यूशन है जिसे मैं बोलता हूं बच्चा फेलिंग सोल्यूशन। क्या बोलता हूं बच्चा? फेलिंग सोल्यूशन बोल देता हूं, ठीक है। और इसका भी मेरे पास दूसरा हो गया फेलिंग सोल्यूशन हो गया। और इसका बेटा शॉर्टकट फॉर्मूला होता है कॉपर का ऑक्साइड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो टॉलेंस ये है, फेलिंग ये। वैसे तो हम लोग दूसरा इस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं नीट वगैरह में, मगर देखो अगर मेरे पास कोई कंपाउंड एल्डिहाइड दे दिया गया, क्या दे दिया गया? एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपने उसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा RCOH प्लस बेटा यहाँ पर ब्लैक कलर का सिल्वर आ जाएगा, ठीक है। ब्लैक कलर का क्या आ जाएगा? सिल्वर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी पहचान हो गई कि एल्डिहाइड की रिएक्शन इससे कराऊंगा तो ब्लैक कलर का सिल्वर आएगा। इसी तरह से अगर मैं एल्डिहाइड लेकर के अगर बेटा मैं फेलिंग सोल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी इसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड और बेटा रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का आता है बच्चा और ये आता है रेड कलर का। मगर हाँ अगर मैं कीटोन लेके चलूं तो कीटोन की रिएक्शन बेटा ना तो टॉलेंस से होती है और ना ही बेटा फेलिंग विलियन के साथ होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपके लगभग सारे सेटों में मोस्टली पूछा गया है कि आप एल्डिहाइड कीटोन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। आप लेंथेनाइट कंट्रैक्शन जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। लेंथेनाइट आपको पता है कि लेंथनम से स्टार्ट होता है, फिर सी पर नड पम सम, सी पर नड पम सम, फिर होता है यू गड तब ढाई हो, ठीक है। फिर होता है एर तम यब लू, ठीक है। वाई भी होता है यब और लू। ये आपको लेंथेनाइट के बारे में पता होगा, आपको जहां भी पढ़ते होंगे वहां गाना सिखाया गया होगा, सी पर नड पम दम, युगर तब डई हो, इरतम जब लू, ऐसे गाना सिखाया गया होगा। तो आपको पता होगा कि जब मैं लेंथेनाइट में इधर से इधर की तरफ जाता हूं तो लगातार इसकी जो रेडियस है बेटा वो लगातार छोटी होती जाती है, लगातार रेडियस सिकुड़ती चली जाती है। और इस संकुचन को या इस कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं बेटा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इसका कारण बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है बेटा वो f ऑर्बिटल में होती है। f ऑर्बिटल की जो शील्डिंग पावर है काफ़ी कम होती है। चूंकि f ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर कम होती है इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचता रहता है। देखो भाई अगर जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहा है अगर उसकी शील्डिंग पावर कम है तो रेडियस हमेशा छोटी हो जाती है। मतलब कुल मिला के सबसे बड़ा इसमें से लेंथनम होगा और उससे छोटा होगा लुटेटियम, ठीक है ना। इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि LaOH का
LuOH का होल ट्राइस ये बेटा कम बेसिक होता है और LaOH का होल ट्राइस बेटा ये ज़्यादा बेसिक होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई कैटायन ये तो लेंथ नेट कंट्रैक्शन हो गया, अगर कोई कैटायन लार्जर साइज का है तो उसका जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो आयनिक होता है। कैसा होता है बेटा? आयनिक होता है, ठीक है। अगर कोई कैटायन छोटे साइज का है तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कोवैलेंट होता है। अब ये बताइए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लेंथनम का साइज बड़ा है तो उसका हाइड्रोक्साइड आयनिक है, तो ये पानी में जाके मोस्टली क्या देगा बेटा? OH माइनस दे देगा, ठीक है। मगर लुटेटियम का साइज छोटा होगा, चूंकि लेंथ नेट कंट्रैक्शन हो रहा है तो इसका साइज छोटा होगा, तो इसका हाइड्रोक्साइड बेटा कैसा होगा? कोवैलेंट होगा। तो इस वजह से ये जल्दी पानी में आयनाइज, कोवैलेंट मॉलिक्यूल बेटा जो होते हैं वो बेटा पानी में जल्दी आयनाइज नहीं हो पाते हैं। इस वजह से जो LaOH का होल ट्राइस होगा ये वाला, ये ज़्यादा बेसिक होगा और ये LuOH का होल ट्राइस बेटा कम बेसिक होगा, और इसका कारण है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास 8 नंबर आ गया कि बेटा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और एक ऐसा टेस्ट बता दो जिससे मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच आपस में डिफरेंशिएट कर सकता हूं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो बेटा मॉडर्न डेफिनेशन है वो होता है मेरे पास, अगर कोई भी कंपाउंड होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जो मेरे पास है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, या तो मेरे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड, तो उसको बेटा मैं क्या बोलता हूँ? कार्बोहाइड्रेट। फिलहाल ये भी आप लिख सकते हैं कि जो पदार्थ हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं तो ये हो जाता है CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये मेरे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इसमें एल्डिहाइड है और 5 OH हैं, तो बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया और साथ में एल्डिहाइड हो गया। अगर मैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ हो जाता है ऊपर CH2OH, फिर हो जाता है C डबल बॉन्ड O, फिर हो जाता है बच्चा CHOH का होल ट्राइस, सिंगल बॉन्ड CH2OH। जरा इसको ध्यान से देख लो, इसमें भी देखो 5 OH हैं, एक यहाँ पर, 3 यहाँ, ये और एक बीच में कीटोन आ गया, ठीक है। तो ये भी बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और ये बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो और चाहे आपका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, बेटा वो कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ग्लूकोज फ्रक्टोज में डिफरेंशिएट करना है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अगर मैं ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर देता हूं तो ब्रोमीन वाटर से ये ऑक्सीडाइज होके ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। एल्डिहाइड जो है वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मगर ये जो कीटोन है, कीटोन की रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन वाटर से कराऊंगा तो जवाब आता है नो रिएक्शन। मतलब सिंपल सा है। अच्छा, ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है बेटा ब्राउन कलर का होता है, तो जब ये ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन वाटर से, मगर इसकी रिएक्शन नहीं होती है। मतलब ग्लूकोज डिसअपियर ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर बट नॉट फ्रक्टोज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है बेटा जानने के लिए कि ग्लूकोज फ्रक्टोज को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जिसका नाम है कोरलाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो कोरलाउस लॉ क्या है, अगर मेरे को मोलर चालकता यानी मेरे को मोलर कंडक्टेंस निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। सपोज करो मेरे को लेमडा इन्फिनिटी ऑफ AB निकालना है। क्या निकालना है? लेमडा इन्फिनिटी ऑफ AB। तो इसमें भाई 2 पार्ट होंगे, एक कैटायन होगा और एक बेटा एनायन होगा, मतलब एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा। तो उनके अगर मैं कंडक्टेंस जोड़ देता हूं, मतलब लेमडा इन्फिनिटी ऑफ A+ कर लेता हूं और लेमडा इन्फिनिटी ऑफ क्या कर लेता हूं? B-। तो इन दोनों कंडक्टेंस का जो जोड़ होगा वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के इक्वल होगा, और इस नियम को बेटा हम लोग बोलते हैं कोरलाउस लॉ। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लेमडा इन्फिनिटी ऑफ HCl निकालना है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा लेमडा इन्फिनिटी ऑफ H+ और लेमडा इन्फिनिटी ऑफ क्या? Cl-, ऐसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे को लेमडा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड निकालना है तो बेटा इसमें 2 आयन है, एक एसिडेट आयन और एक H+ आयन, तो मैं लिख दूंगा लेमडा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO- और लेमडा इन्फिनिटी ऑफ क्या लिख दूंगा? H+। तो ये कोरलाउस लॉ है कि अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन सर क्या होता है? जिसके बाद बेटा कंडक्टेंस बढ़ना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, उसे बोलता हूं बेटा मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो अगर उस पर जो भी पार्ट आपके होंगे कैटायन और एनायन, उनके अगर कंडक्टेंस को
मैं अलग अलग जोड़ता हूँ तो बेटा मेरे पास निकल के आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे एसिडिक एसिड, अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकालूं तो एक्सपेरिमेंट से निकल आता है। बात सुनिएगा, मैं एप्लीकेशन में जा रहा हूं, ठीक है। अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर मैं निकालूंगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस तो प्रयोगों द्वारा निकल आता है, मगर वीक वाला जो है बेटा वो पूरा आयनाइज ही नहीं हो पाता, इस वजह से उसका कंडक्टेंस मैं नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो अगर मेरे को 3 अलग अलग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस पता हो, ठीक है, बात समझना। अगर मेरे को 3 अलग, जैसे मेरे को निकालना है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी है ये, कैलकुलेट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, हमको दिया है लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सोडियम एसिटेट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मेरे को एक्स पता है, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका वाई पता है, NaCl भी स्ट्रॉन्ग, इसका जेड। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐसा जोड़ूं या घटाऊं कि मेरा एसिटिक एसिड बन जाए। बताइए, अब बताइए एसिडिक एसिड में क्या क्या जुड़ा है। एसिडिक एसिड में एक है मेरे पास एसिटेट आयन जोड़ना है बेटा, और एक मेरे को जोड़ना है H+ आयन, 2 आयन जोड़ने ना मेरे को। तो बताओ मैं इसमें ये वाला जोड़ूं, अगर इनमें 2 ये वाला जोड़ूं तो ये बनेगा, मगर उसमें एक्स्ट्रा NaCl आ जाएगा तो ये वाला घटा दूं। मतलब कुल मिला के अगर मेरे को लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एसिडिक एसिड चाहिए बेटा तो मैं क्या करूंगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COONa लूंगा प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl लूंगा, माइनस कर दूंगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। आप बताइए जब इनको जोड़ूंगा तो एसिटेट और H वाला जोड़ के एसिडिक एसिड बन जाएगा और NaCl का भी प्लस में आ जाएगा, मगर इस वाले से वो घट के कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो रिजल्ट बचेगा एसिडिक एसिड का। बताओ इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x है, प्लस इसका मान दे रखा y और माइनस का z। तो ये आंसर हो गया। तो ये बोल सकते हैं एप्लीकेशन में कि किसी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर मेरे को निकालना है लैम्डा इनफाइनाइट पे कंडक्टेंस तो मैं स्ट्रॉन्ग वालों को जोड़ के या घटा करके उस फॉर्मूले को बना लूंगा और कैलकुलेट कर लूंगा। यानी कि 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो गया, 8 और 9। जिसके बाद मैं 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, आगे आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत रिपीटेड है कि बेटा मोलरिटी और मोलरिटी में वो काफ़ी डिफरेंस पूछ रहा है कि बेटा मोलरिटी क्या है हमारे पास और बेटा मोलरिटी क्या होता है, ठीक है। तो मैं बता दूं, अगर मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें किसी भी सोल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसको मैं बोलता हूँ मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला बनता है कैपिटल M, ऊपर होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। मतलब ध्यान रखना ये बेटा वॉल्यूम बेटा सोल्यूशन का है, ठीक है। अच्छा, मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ऊपर हो गया वेट, ये वेट मेरे को ग्राम में रखना है, अपॉन में उसी सब्सटेंस का बेटा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा और वॉल्यूम लीटर में। तो कुल मिला के अगर आपको मोलरिटी निकालनी है, अगर आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी, तो कितना अमाउंट घुला हुआ है ग्राम में, जो घुला है उसका अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो मोलरिटी में क्या होता है कि 1000 ग्राम केवल सॉल्वेंट होता है। या तो आप बोल दीजिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोल दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। मतलब वहां पर सॉल्यूशन की बात नहीं करी जाती, वहां पर केवल सॉल्वेंट की बात करी जाती है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बात एक ही है, या तो आप 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोल दीजिए या तो फिर आप 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल दीजिए। उसमें जितने भी मोल डिसॉल्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो ऊपर हो जाता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन में बेटा नीचे हो जाता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट ही होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, मोल का फॉर्मूला मैं लगा दूंगा वेट हो गया ग्राम में, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ऊपर तो बेटा यही रहेगा, नीचे ही हो जाएगा, ठीक है। तो जिस सब्सटेंस की आपको मोलरिटी निकालनी हो उसका वेट लगा दो, मॉलिक्यूलर वेट और वेट। एक डिफरेंस केवल आ रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर में चल रहा है और यहाँ बच्चा है वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है, ठीक है।
फिर एक केमिकल काइनेटिक्स का बेटा क्वेश्चन है कि मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। देखो भाई, अगर कोई भी रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस लिखी है, ठीक है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस लिखी है तो उसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है A + B से बना रखा है प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो इसमें जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं बेटा उसकी संख्या को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। जैसे यहाँ पर A और B पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी बेटा मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं होती है और मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, मगर ऑर्डर क्या होता है, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो जिस पर डिपेंड करेगा उसे मैं बोलता हूँ बेटा आपका क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो एक रेट ला हम लोग लिखते हैं dx/dt = यहाँ के होता है रेट कांस्टेंट। मान लो इस इक्वेशन का जो रेट ला बना a⁻1 और b⁻0, ये इस इक्वेशन का रेट ला बना, इसका रेट ला बन गया। इसका मतलब जो रेट है वो बेटा a⁻1 है मगर b⁻ में 0 है। तो रेट जिस रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है बेटा उसे मैं बोलता हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ये इक्वेशन बता रही जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये जो k है ये बेटा रेट कांस्टेंट है, और ये बता रहा है कि जो रेट है वो a पर डिपेंड कर रहा है, जो रेट है वो b पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो चूंकि पावर 1 है तो इसका जो ऑर्डर होगा वो बेटा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। देखो जो मेरे पास ऑर्डर निकालने का है वो बेटा एक्सपेरिमेंट से निकलता है, जो ऑर्डर निकलता है बेटा वो एक्सपेरिमेंट से निकलता है, और जो मॉलिक्युलरिटी है वो तो थ्योरी से निकल आती है। तो मैंने बताया ऑर्डर कभी कभी फ्रैक्शन में भी हो जाता है, कभी कभी पावर 1/2 भी लगी होती है, ठीक है ना, मगर बेटा मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन ए रेट ला इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर हमारे पास 0 भी हो सकता है कि रेट किसी पर डिपेंड ही ना करे, मगर मॉलिक्युलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ऑर्डर हम लोग किस प्रकार के, आपके सिलेबस में 2 प्रकार के ऑर्डर सिलेबस में हैं, एक 0 ऑर्डर रिएक्शन और एक बेटा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो तब लिखना था जब डिफरेंस पूछेगा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर के बीच। इसको बना लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट में पढ़ता हूँ। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, राइट डाउन द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड आपका हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि विशिष्ट चालकता हो गया, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के मात्रक लिखने, यूनिट लिखने। ठीक है, तो आपने जो फॉर्मूले पढ़े होंगे मैं बता दूं कि आपने जो सीखा होगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू L सीखा होगा। रेजिस्टेंस बेटा लेंथ के डायरेक्टली होता है, मालूम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के बेटा इन्वर्सली होता है। दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट रो लगता था तो R बराबर रो L/A। यहाँ पे खास बात क्या है, R रेजिस्टेंस है, रो बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इसका उल्टा क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस का उल्टा जैसे होता है कंडक्टेंस, तो रो का उल्टा होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जरा मैं 1/रो यहाँ ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 1/R इंटू L/A। देखो ये जो रो है ना मेरे पास ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो 1/रो क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको मैं कैप्पा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, कैप्पा। तो 1/R इंटू L/A, इसका ही यूनिट निकालना, पहला यूनिट इसी का ही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो देखो भाई 1/R, R का मतलब तो ये ओम हो गया, ठीक है, इंटू लेंथ का हो गया सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो फाइनली बनेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये मेरे पास पहला आ गया, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बेटा यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा जो मोलर कंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है लेमडा m इज इक्वल टू कैप्पा इंटू वॉल्यूम, मगर इसमें मोल डिसॉल्व होंगे, कितने मोल, 1 मोल। ठीक है, तो अगर आप देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का होता है, और जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर क्यूबिक का होता है। तो 1 वाले में जब v का मल्टीप्लाई कराओगे तो अपने आप v का निकल के आ जाएगा, पर मोल है। तो अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये है, तो कैप्पा का यूनिट मैं ये निकाल चुका हूँ, तो ये हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और वॉल्यूम का हो गया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में होगा मोल। ठीक है, तो ये बेटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल की पावर -1। तो ये मोलर कंडक्टेंस का हो गया। अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो जहां पर नीचे मोल लिखा है
वहाँ पर आप बस ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे और उसमें हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट की पावर -1। बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैप्पा इंटू वी अपॉन में हो जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, के का यूनिट निकालना है फॉर द जीरो ऑर्डर एंड क्या फर्स्ट ऑर्डर। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए मेरे को के का चाहिए यूनिट और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चाहिए मेरे को के का। तो मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ भाई, जीरो ऑर्डर का मतलब तो रेट किसी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हो गया dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। देखो साफ लिखा है जीरो ऑर्डर का, अच्छा पावर जीरो वैल्यू 1 हो गई तो ये तो खत्म हो गया। dx बेटा अमाउंट होता है तो ये हो गया मोल पर लीटर अपॉन में समय को लेता हूँ मैं सेकंड में। ठीक है, तो के ऐसे रहेगा, लीटर नीचे पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा मोल अपॉन लीटर सेकेंड। तो अगर दोनों को ऊपर ले जाऊँ तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, तो ये जीरो ऑर्डर का आ गया। किसका आ गया बेटा? जीरो ऑर्डर का के का यूनिट। अगर यही बेटा फर्स्ट ऑर्डर का होता तो मैं यहाँ पावर 1 लगा के सॉल्व करता, मतलब dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के और a की पावर 1, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, पावर जीरो मतलब 1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका तो हो गया मोल पर लीटर अपॉन में सेकंड। अच्छा ये भी तो अमाउंट ही है तो इसका भी मोल पर लीटर हो गया, तो मोल पर लीटर क्या हो गया, कट गया, तो 1 अपॉन सेकंड इज इक्वल टू के आ गया, तो के की यूनिट आ गई सेकंड इनवर्स। मतलब ये जो आ रहा है आप सेकंड इनवर्स बोल दीजिए या फिर टाइम इनवर्स बोल दीजिए, बात एक ही है। तो ये 13 क्वेश्चन हो गए, उसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है बेटा डीएनए और आरएनए में आप बेटा बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। ठीक है ना, तो अगर मैं डीएनए आरएनए में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जरा देख लेते हैं बेटा डीएनए आरएनए में डिफरेंस क्या है। इधर मैं डीएनए लिख लेता हूँ और बच्चा इधर मैं लिख लेता हूँ आरएनए। तो आपको अच्छी तरह पता होगा जो मेरे पास डीएनए होता है उसमें जो शुगर होती है बेटा वो 2-डीऑक्सी, ठीक है, 2-डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी शुगर होती है बेटा? 2-डीऑक्सी राइबो शुगर। और आरएनए की बात करें तो बेटा यहाँ पर राइबो शुगर होती है। मतलब कुल मिला के अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो वहाँ पर शुगर जो होती है वो 2 नंबर पे ऑक्सीजन कम होता है, तो 2-डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, जो डीएनए होता है उसमें मेरे पास थायमीन पाया जाता है, जो बेस होता है बेटा वो थायमीन होता है। और बेटा जो आरएनए होता है उसमें बेटा यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। वैसे यहाँ पर एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये भी होते हैं, यहाँ भी होता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये तीनों दोनों में कॉमन होते हैं, मगर डीएनए में एक बेस चेंज होता है थायमीन और बेटा उसमें होता है यूरेसिल। ठीक है, जो डीएनए मेरे पास होता है डीएनए, ठीक है, उसमें मेरे पास ये आपका होता है डबल स्ट्रैंड होता है। क्या होता है बेटा? डबल स्ट्रैंड। आपने कभी अगर देखा होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, पहला स्ट्रैंड ऐसे चल रहा होता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा स्ट्रैंड ऐसे चलता है, इस तरह से डीएनए चलता है। ठीक है ना, आरएनए बेटा सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है क्योंकि उसमें एच बॉन्ड बेटा नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपके पेपर में 1 नंबर का शॉर्ट नोट आता है बेटा तो आप इस तरह से डिफरेंस लिख सकते हैं कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है। अब देखो ये क्वेश्चन अब की बार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है और फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर प्लस जिंक पाउडर प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 से क्या होती है। ठीक है, तो क्यूमीन मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें क्या होता है बच्चा कि बेंजीन के ऊपर, यहाँ पर देख रहा हूँ बेंजीन के ऊपर सी लगा होगा, यहाँ बच्चा आपका इधर मेथिल होगा, यहाँ पर भी मेथिल होगा, इधर बेटा एक H लगा होता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम लोग बेटा क्यूमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? क्यूमीन। ठीक है, इसका बेटा हम लोग एयर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। किससे कराते हैं? एयर से ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो ये जो टर्सरी, ये जो बेंजिलिक कार्बन होता है ना, ये काफ़ी रिएक्टिव साइड होती है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है बीच में, मतलब C और H के बीच में आपका O2 जाके ऐड हो जाएगा तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। यहाँ बेटा मेथिल रहेगा, यहाँ बेटा मेथिल रहेगा, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा O, ये H। इसको अगर मैं एसिड डाल के स्लाइटली हीट करूँगा तो ये बेटा ऐसे ब्रेक कर जाएगा इस जगह से और OH बेटा यहाँ जुड़ जाएगा और OH जो जुड़ेगा इसके जुड़ते मेरे पास बन जाएगा फिनॉल और साथ में एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम लोग बेटा एसीटोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एसीटोन के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो बेटा क्यूमीन से फिनॉल हो गया। अगर मैं बात करूँ कि क्यूमीन की फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं कराऊँ जिंक पाउडर से कराता हूँ, ठीक है, तो देखता हूँ फिनॉल की रिएक्शन जिंक पाउडर से बड़ी फेमस है। ये मेरे पास फिनॉल हो गया, अगर इसको बच्चा मैं जिंक डस्ट देता हूँ, हीट करता हूँ तो ये ऑक्सीजन खींच लेता है, जिंक ऑक्साइड बेटा बाहर निकल जाएगा
और मेरे पास बन जाएगा बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजीन। दूसरी रिएक्शन बेटा मेरे पास क्या है कि ब्रोमीन वाटर से कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा होता है बेटा वो हाईली एक्टिवेटर ग्रुप होता है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप होते हैं वो या तो एक्टिवेटर होता है या तो डीएक्टिवेटर। अगर एक्टिवेटर है तो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल बेटा अटैक करता है आर्थो और पैरा पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फिनॉल को ब्रोमीन वाटर देता हूँ तो ब्रोमीन वाटर काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो ये आर्थो और पैरा पे जाकर के सब जगह पे Br लगा देगा। मतलब ऐसे रहेगा, इस जगह पे OH हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा, यहाँ Br हो जाएगा, इस जगह पे भी आपका Br हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास चलेगा। बताइए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपने नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं कि मेरे पास नाइट्रेशन कैसे होगा। तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, फिनॉल का अगर मैं नाइट्रेशन करता हूँ, ठीक है, फिनॉल को अगर मैं डायरेक्ट देता हूँ बेटा कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है, तो यहाँ आर्थो पैरा पे सब जगह पे आपका नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। तो ये OH ऐसे रहेगा बेटा, यहाँ पर NO2 हो जाएगा, यहाँ पर NO2, यहाँ पर हो जाएगा NO2, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम बड़ा फेमस है, इसका नाम बेटा पिक्रिक एसिड के नाम से बेटा फेमस है। तो ये 3 रिएक्शनें बड़ी फिनॉल की अब की बार के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन से फिनॉल भी आप पढ़ के जाइएगा और फिनॉल की ये 3 रिएक्शनें भी आपको देख के जाएंगे। फटाफट बना लीजिए इसको जल्दी से। अब देखो एक क्वेश्चन ये इस तरह का बेटा आपको जरूर पढ़ के जाना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बेटा डायमेटिक होता है, कौन सा होता है मेरे पास पैरामेटिक। मेरे पास जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमियम का है। तो देखो भाई मैं इस पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाता हूँ, जिसके पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं बेटा वो होता है पैरामेटिक, जिसके पास सारे पेयर्ड वो होता है डायमेटिक। तो देखो भाई अमोनिया का चार्ज 0 होता है, तो मैं सीधे क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्रोमियम का वैसे तो होता है, क्रोमियम का होता है 4s1 3d5 होता है, मगर जब मैं क्रोमियम +3 ड्रा करूंगा तो एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ से 1 निकल गया और यहाँ से आपके 2, तो ये यहाँ से 1 निकल गया तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3, तो 3d3 हो गया, ये हो गया 3d3 हो गया, ठीक है। 3d3 में आप ऐसे रखेंगे 1 2 3, उसके बाद आपका 4s आ जाएगा, ये मेरे पास 3d का हो गया, ये मेरे पास 4s का हो गया, फिर बच्चा किसका हो गया 4p का हो गया, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद 4d भी मैं यहाँ बना लेता हूँ, क्योंकि अमोनिया आपको अच्छी तरह पता है कि अमोनिया बेटा वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे को जो हाइब्रिडाइजेशन लेना पड़ेगा, 6 लिगेंड लगाने, तो यहाँ से 6 ऑर्बिटल उठाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा बच्चा वो sp3d2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब ये करेंगे आप तो इसके बाद आपके पास 3 अनपेयर्ड बच जाएंगे, ठीक है। 3 अनपेयर्ड बचने की वजह से जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो पैरामेटिक। दूसरे वाले में क्या है, निकिल का पहले मैं चार्ज निकालूंगा, निकिल का होता है +2, यहाँ पे निकलेगा +2 चार्ज, ठीक है। तो निकिल का अगर मैं +2 का ड्रा करता हूँ तो निकिल +2 में हो जाएगा 4s0 और ये हो जाएगा 3d8। तो पहले मैं 3d8 ड्रा कर लूंगा, क्या ड्रा कर लूंगा 3d8 ड्रा कर लूंगा, ठीक है। तो ये 3d8 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मेरे पास 4s हो जाएगा और फिर मेरे पास 4p हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कि जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो बेटा पेयरिंग कर देगा, जैसे ही पेयरिंग करेगा आप देख सकते हैं सब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइन से पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही तक बताना होता है कि आपके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए हैं, इस वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो डायमेटिक हो गया और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा बेटा वो पैरामेटिक हो जाएगा। बना लीजिए फटाफट, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए 2 क्वेश्चन ये आपको पढ़ के जाने चाहिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे पास कॉपर अगर मैं HCl में डालता हूं तो बेटा वो इनसोल्यूबल होता है। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई गई होगी, लीका बासर कहना मगल मंजन कर्फी कड़कोनिजन पब। तो आपके जो एलिमेंट H के ऊपर होते हैं, ठीक है, जो H के ऊपर हैं उनमें एसिड डालूंगा तो वो घुल जाएगा उसमें, मगर अगर मैं H के नीचे एलिमेंट डालता हूं तो बेटा वो एसिड में इनसोल्यूबल रहेंगे। तो कॉपर जो होता है बेटा वो H के नीचे आता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें H के नीचे ही कॉपर आता है। इस वजह से कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो S से काफ़ी कम है, तो ये जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो ये इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर जिंक मेरे को देता मान लो, तो जिंक जो होता है बेटा वो ECS में H के काफ़ी ऊपर होता है, तो इस वजह से जिंक काफ़ी रिएक्टिव है। जिंक डालो, आयरन डालो, वो सब के सब जितने भी H के ऊपर सब डालोगे एसिड में तो वो एसिड में सोल्यूबल होंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाना चाहिए कि जिंक डबल प्लस इस कलरलेस होता है, जबकि कॉपर डबल प्लस बेटा क्या होता है कलरफुल ब्लू कलर का होता है सोल्यूशन में, ठीक है। तो अगर किसी भी सिस्टम में अगर D0 आ जाए या बच्चा D10 आ जाए या D5 तो ये सब स्टेबल होते हैं, इसमें तो DD ट्रांजिशन नहीं हो पाता, ठीक है।
इस वजह से बेटा ये कलरलेस होते हैं। तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक अगर मैं 30 का ड्रा करता हूं तो लास्ट में आता है इसका 4s2 3d10, ठीक है। अगर मैं जिंक डबल प्लस भी ड्रा कर देता हूं तो ये हो जाता है 4s0 3d10। देखो फुलफिल्ड हो गया ना, तो फुलफिल्ड की वजह से यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से इसमें कलर नहीं आएगा। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर का 29, इसका लास्ट का आता है 4s1 और 3d10। अगर मैं कॉपर डबल प्लस की बात कर देता हूँ तो ये 4s0 3d9। देखो d9 कुछ खाली हो गया ना, जब कुछ खाली होगा तभी तो ट्रांजिशन हो पाएगा, तो इसमें बेटा ट्रांजिशन हो जाएगा, इस वजह से ये कलरफुल होगा, मगर ये क्या होगा बेटा कलरलेस। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एक देख के जरूर जाना है कि किसमें कलर है। मैंने पहले बता दिया, जिसमें D0, D10 या D5 होगा वो सब के सब कलरलेस होते हैं। इसको बनाइए, फिर मैं अपना आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। देखो बेटा आपको एमीन्स के बेसिक नेचर को बेटा जरूर देख के जाना है, ठीक है। तो वो एमीन्स का बेसिक नेचर दो जगह पे देखते हैं। अगर बेटा वो गैस फेज में पूछेगा, एमीन आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। जहाँ पे 1 R लगेगा वो होता है प्राइमरी एमीन, जहाँ पे 3 R लगेंगे वो होगा टर्सरी एमीन, जहाँ पे 2 R लगेंगे वो क्या होता है सेकेंडरी एमीन। जितने भी एमीन होते हैं सब में चूंकि N के पास लोन पेयर होता है, इस वजह से सारे एमीन बेटा बेसिक होते हैं। अब बात आ रही है कि इनका गैस फेज में इनका बेसिक नेचर क्या है। तो देखो गैस फेज में क्या होता है, क्राउडिंग का बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो टर्सरी एमीन होता है वो सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद बेटा सेकेंडरी एमीन बेसिक होता है, और उसके बाद बेसिक होता है प्राइमरी एमीन। तो ये जो ऑर्डर है बेटा ध्यान रखेंगे गैस फेज में। मगर अगर मैं सोल्यूशन फेज की बात करूं तो सोल्यूशन फेज में जिसमें क्राउडिंग होती है वो सबसे कम बेसिक होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी एमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसके बाद प्राइमरी एमीन आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास आता है बेटा टर्सरी एमीन। तो ये बेटा ध्यान रखिएगा सोल्यूशन फेज में होता है। बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है कि इसके पास प्लस आई इफेक्ट प्लस हाइड्रेशन पावर 2 से बेटा एक्सप्लेन करा जाता है। फिलहाल आपसे मोस्टली ऑर्डर ही पूछा जाता है कि बेटा अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर गैस फेज की बात करी जाए तो टर्सरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, इसमें कोई इशू नहीं है। टर्सरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी। और अगर सोल्यूशन फेज पूछेगा तो पहले सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर आपका टर्सरी। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग इतना ही सफिशिएंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि फिनॉल एक्सप्लेन कर दीजिए, नेचर में एसिडिक होता है, ठीक है। तो को भाई एसिड्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस H+ देते हैं उनको बेटा क्या बोलते हैं एसिड। अगर किसी भी सब्सटेंस से बेटा H+ निकालने के बाद अगर उसका रिमेनिंग पोर्शन बेटा स्टेबलाइज हो रहा है तो हम बोलेंगे बेटा स्टेबल है। अगर रिमेनिंग पोर्शन स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है तो हम बोलेंगे बेटा वो एसिडिक नहीं है। जैसे मान लो मैंने फिनॉल लिख लिया, ये बेटा मेरे पास फिनॉल हो गया, बेंजीन के ऊपर यहाँ लगा दिया OH। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से बेटा पहले H+ निकालूंगा। क्या निकालूंगा H+, तो इसके इलेक्ट्रॉन O को मिल जाएंगे, तो ये बेटा मेरे पास बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा फिनॉक्साइड आयन। आप देख सकते हैं ये बेटा फिनॉक्साइड हो गया, प्लस इसके बगल में चूंकि बेंजीन आ रही है तो ये बेंजीन के साथ बेटा रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये टूट के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बेटा जो स्पेसीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस करती है ना बेटा वो स्टेबल होती है। देखो यहाँ डबल आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ करके आर्थो पे आ जाएगा। अब इसके बाद अगला रेजोनेंस क्या बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल आएगा तो ये टूट के यहाँ जाएगा, तो इसका नेक्स्ट फॉर्म बेटा बन जाएगा ये डबल ऐसे रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड हो, और ऐसे ही लगातार ये रेजोनेंस करता रहेगा। इसका मतलब मेरे पास ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, मेरे पास ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है वो स्टेबल है, और जो कॉन्जुगेट बेस बेटा स्टेबल होता है तो वो आराम से बन जाता है। मतलब इसका H+ आसानी से लॉस हो गया होगा, इसी वजह से बेटा फिनॉल नेचर में बेटा कैसा है एसिडिक। इसको और बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन ये मेरे पास 23 है कि DDT बेटा क्या होता है। तो बेटा वो DDT बनाने का मेथड देता है, प्लस DDT का एक एप्लीकेशन पूछ देगा, ठीक है। तो DDT जो आपको मिलेगा बेटा वो क्लोरोबेंजीन मिलेगा। अगर मैं अपना क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, देखो मेरे पास ये पहला मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का, यहाँ मैंने पैरा का H लिख दिया। एक मॉलिक्यूल बेटा और ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन का, यहाँ भी मैंने H लिख दिया, और रिएक्शन कराता हूँ बेटा क्लोरल के साथ। क्लोरल क्या होता है बेटा CCl3CHO, तो O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और C पे Cl3, ये बेटा क्लोरल होता है, ठीक है। इसको मैं दूंगा बेटा कंसनट्रेटेड H2SO4, ये वाटर निकालेगा। तो यहाँ से बेटा आपका इस तरह से वाटर निकल जाएगा, और एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा, एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा। तो फाइनली क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बेंजीन ऐसे रहेगा, यहाँ Cl, इधर एक बॉन्ड जाएगा, बेंजीन ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक Cl, एक बॉन्ड इधर जाएगा, ये कार्बन हो गया,
कार्बन पे बेटा H हो गया, ये हो गया C पे 3,3Cl, तो ये मेरे पास बन जाता है DDT। पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, पूरा नाम है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो बाकी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इंसेक्टिसाइड होता है, ठीक है, जो खेत में बड़े बड़े टिड्डे हो जाते हैं बेटा, उनको हटाने के लिए हम लोग अपना DDT का इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइसैकेराइड, देखो मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया, कह रहा है इसमें से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है। जैसे मान लो उसने ग्लूकोज दे दिया, क्या दे दिया बेटा, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज बेटा मोनोसैकेराइड होता है, जिसका बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होता है या जिसका जल अपघटन नहीं होता है वो मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज भी बेटा मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। तीसरा मैंने दे दिया माल्टोज दे दिया, चलो तीसरा मैंने दे दिया माल्टोज दे दिया, ठीक है। और चौथा नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो माल्टोज होता है बेटा, देखो डाइसैकेराइड के केवल 3 होते हैं, एक सुक्रोज हो गया, एक माल्टोज हो गया, एक आपका लैक्टोज हो गया, ठीक है। तो ये 3 आप डाइसैकेराइड के याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन, मतलब आपको अगर यह मैं एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख के जाना है, इसका मतलब ये निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी के सारे हो जाएंगे, इसका मतलब ये कि आपको ये देख के जाना है। 25 में हेनरी लॉ है, मालूम होगा कि किसी भी चैम्बर में अगर मैं कोई लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड, यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है, तो ये गैस बेटा सोल्यूशन में भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो सोल्यूशन में कितनी गैस डिसॉल्व होगी, सोल्यूशन में वाटर में या लिक्विड में कितनी गैस डिसॉल्व होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगी यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गे, मतलब कुल मिला के यहाँ पे जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन आने वाला होगा, मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे जितना आने वाला होगा वहाँ पर आपका डिपेंड करेगा कितना यहाँ पर प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा घुलेगा, मतलब कुल मिला के मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है P बराबर K काई ऑफ A, तो ये जो K होता है इसे बेटा हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो P अपॉन K इज इक्वल टू काई ऑफ A। जरा ये देख लीजिए कि जो हेनरी कांस्टेंट है और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये एक दूसरे के इन्वर्सली है, ठीक है। अगर किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होता है तो बेटा गैस का मोल फ्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी बेटा क्या होती है, कम हो जाती है। अगर किसी का हेनरी कांस्टेंट कम हो जाता है, अगर ये कम है किसी गैस के लिए, तो काई की वैल्यू ज़्यादा आएगी, मतलब गैस का सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी भी बेटा ज़्यादा होती है। तो ये हेनरी लॉ भी आपको देख करके जाना है, क्वेश्चन आता रहता है हेनरी लॉ का। ये 25 नंबर तक हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेटा न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में लगभग हर साल आए हैं, तो इनको देखना बेटा बहुत जरूरी है। देखो एक क्वेश्चन मैं बता दूं, आपको कोई एक केमिकल इक्वेशन दी होगी और इसमें जो केमिकल इक्वेशंस हैं उसमें 2 आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिए होंगे और दोनों ही बेटा स्टैंडर्ड मतलब E0 वाले होंगे। आपसे कहेगा कैलकुलेट कर दीजिए E0 सेल, तो जिन बच्चों को ना पता हो E0 सेल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। सही, ये राइट लेफ्ट क्या है, तो अगर आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा LOAN और एक होता है RRCP, तो जो राइट वाला होता है बेटा वो रिडक्शन वाला होता है। कौन सा होता है बेटा, रिडक्शन। तो जरा इसमें से हम रिडक्शन छांट लेते हैं अपना, देखो कॉपर +2 से कॉपर, ये बेटा रिडक्शन मतलब कॉपर वाला रिडक्शन वाला मतलब राइट वाला है, और कॉपर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, प्लस की 0.34, तो यहाँ लगा दिया प्लस का 0.34 माइनस लेफ्ट वाला कौन सा होता है बेटा, ऑक्सीडेशन वाला होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक से जिंक +2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब जिंक वाला आपका लेफ्ट वाला। जिंक की मेरे रिडक्शन की वैल्यू कितनी, माइनस का 0.76 वोल्ट, इनको लगा दिया मैंने। अब इसको देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 0.34 प्लस का 0.76 वैल्यू आ जाएगी 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू प्लस की आ गई। एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो अगर किसी रिएक्शन का E0 पॉजिटिव आता है तो बेटा वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद 27 मैंने उसी में नहीं लिखा, एक नया क्वेश्चन आता है कि डेल्टा G0 निकाल दो, मतलब क्या, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकाल दीजिए। तो डेल्टा G0 का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस का NFE0। अगर आपको E0 पता है तो ये आप निकाल लेंगे। माइनस का N क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो बताओ जिंक से जिंक डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ 2 लग गया। फैराडे कांस्टेंट अगर कहे तो ठीक है, ये तो 96,500 वैल्यू होती है। E0 यहाँ कितना है 1.10 वोल्ट, इसको लगा करके आप सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखेंगे अगर E0 सेल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा G0 नेगेटिव आएगा, और दोनों के केस में वैल्यू कैसी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियस। फटाफट बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें आपसे E0 सेल आपको दिया जाएगा और बेटा E सेल निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इस केस में क्या है,
आपको अगर ई नॉट सेल गिवन है, अच्छा देखिए यहाँ पर इस तरह का सेल बना के दिया गया है, यहाँ पे जिंक और कॉपर के कंसंट्रेशन अलग है, 1 मोलर नहीं है। जो ई नॉट होता है बेटा वो 1 मोलर का होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, ई सेल इज इक्वल टू, ये होता है ई नॉट सेल। अगर दे देगा तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, नहीं देगा तो ई नॉट लेफ्ट राइट माइनस लेफ्ट वाले से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। माइनस का 0.0591 अपॉन में एन और लॉग 10 बेस पर। देखो पहले तो मैं इस वाली इक्वेशन को ठीक से बना लूँ। जो लेफ्ट में होता है उसका मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन, तो ये मैं लिख लूंगा Zn से मैंने बना लिया Zn डबल प्लस, देखो ऑक्सीडेशन हो गया। जो राइट में होता है उसका रिडक्शन होता है, तो यहाँ लिख लिया मैंने कॉपर डबल प्लस और यहाँ क्या लिख लिया कॉपर। पहले आप इससे इक्वेशन बना लीजिएगा, ठीक है। अब लॉग के अंदर ऊपर लिखेंगे राइट वाला, मगर जो आयन की फॉर्म में होगा उसे लिखेंगे। तो आयन की फॉर्म में जिंक डबल प्लस है, कॉपर नहीं लिखेंगे, लेफ्ट वाला नीचे लिखेंगे। लेफ्ट में कॉपर डबल प्लस है तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे। पहला काम आप इस सेल से अपनी इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जो लेफ्ट में होता है उसमें ऑक्सीडेशन, तो जिंक से जिंक डबल प्लस, जो राइट में उसका रिडक्शन, तो कॉपर प्लस से कॉपर, इस तरह बन जाएगा। फिर लॉग के अंदर क्या लिखनी है, इसी इक्वेशन को लिखना है, मगर राइट वाला ऊपर जो आयन फॉर्म में और लेफ्ट वाला नीचे जो आयन फॉर्म में। बताइए ई सेल आपको निकालना है, तो ई नॉट सेल कितना है 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन एन, 2 हो जाएगा लॉग। अब जिंक की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जिंक मेरे पास 0.1 है और ये कितना 0.01, हटाइए ऊपर और सब मिला के ऊपर 10 हो जाएगा, लॉग 10 1 होता है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ई सेल आ जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा अगर ई सेल दिया है तो अगला 30 क्वेश्चन मैंने डाल दिया डेल्टा जी सेल। क्या है डेल्टा जी सेल, तो फॉर्मूला वही होगा माइनस एन एफ ई सेल। बात समझ में आ गई, माइनस एन यहाँ पर 2 हो जाएगा, एफ की वैल्यू लगा दूंगा 96,500 कूलम और ई सेल का मान लगा दूंगा अपना, जो यहाँ से ई सेल आएगा उसको यहाँ पर पुटअप कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा ये 30 क्वेश्चन थे जो आपको जरूर देख के जाने हैं। इसके अलावा पढ़ के तो आप पूरा सिलेबस चाहिए, मगर इन 30 क्वेश्चन को ठीक से ध्यान रख के जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।